नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रबोध क्लासेस पे। आप सब बहुत अच्छे होंगे, ईश्वर से ऐसे मैं कामना करता हूँ। स्टार्ट करने वाले हैं आज एक नया टॉपिक। कल हम लोगों ने जो है अम्ल, सार और लवण की क्लास को पूरा कर लिया था। आज हम जो नया टॉपिक पढ़ेंगे वो है धातु और अधातु, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है, चाहे वो पशु परीक्षर की बात कर लो, चाहे वो रीट की बात कर लो। तो दोस्तों स्टार्ट करने वाले हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जो धातु है या फिर अधातु है या फिर कोई भी जो तत्व है वो गुणधर्मों के आधार पे, आपको पता है कोई भी तत्व गुणधर्मों के आधार पे जो है तीन भागों में बांटते हैं। कौन कौन से तीन भाग? गुणधर्मों के आधार पे किसी भी तत्व को तीन भागों में बांटेंगे। सबसे पहला भाग वहां आपके सामने दिख रहा है धातु। एक भाग होता है अधातु और एक होता है उपधातु। ठीक है, धातु, अधातु और उपधातु, और इन्हीं चीजों को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। कुछ उदाहरण भी मैंने यहाँ पे दिए हैं, जैसे धातु में आयरन मान लीजिए, एल्यूमिनियम, चांदी, कॉपर। यहाँ पे अधातु में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। क्यों तो हम लोग किसी चीज को धातु कहें और क्यों हम लोग किसी चीज को अधातु कहें, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, जिससे आपको थोड़ा जो है मोटा मोटी आउटलाइन आपके दिमाग में बन जाएगी। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं धातुओं की, कि धातुओं में ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिससे हम लोग इनको क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। देखो, धातुओं के भौतिक गुणधर्म। दोस्तों दो प्रकार के गुणधर्म होते हैं, एक होते हैं भौतिक गुणधर्म, एक होते हैं रासायनिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म, जैसे कि आपके पापा ने आपको बोला कि बेटा आप ना बहू देखवा चला, यानी लड़की देखने चलते हैं। अब अगर आपके पापा और आप जाएंगे लड़की को देखने के लिए, तो वहां जाएंगे और जाने के बाद जिस लड़की को आप लोग देखेंगे तो भौतिक रूप से उसको देखेंगे, उसका नाक नक्श देखेंगे कि गोरी है, काली है, क्यान की है, सब देखो ते बिना है कन को ना। लेकिन काई विका गुणान ते देख सको हो। अरे विका भौतिक गुण तो देख सको, हाँ बाहर तो काम कर रही है, अरे चावल बना ले रही है, बढ़िया चावल ला गया, चाय मस्त बनाई है ना। गोरी है, काली को ना बढ़िया है, चोरी है ना। ठीक है, लेकिन जैसे ही भाई साहब की शादी हुई और शादी होने के बाद वो घर पे आती है और घर पे आते ही बर्तन फेंकने लग जाती है, तो फिर रासायनिक गुणधर्म पता चलते हैं। ठीक है, तो दोनों ही गुणधर्मों के बारे में आपको पता होना चाहिए, यानी किसी के मन की थोड़ी हम लोग जान सकते हैं, नहीं जान सकते ना दोस्तों। तो भौतिक गुणधर्म की बात करें तो या जो आपको सामने से दिखाई दे, जैसे कि धात्विक चमक। अब धातुओं में एक जो है चमक पाई जाती है। आप लोगों ने गोल्ड देखा होगा, या फिर आयरन देखा होगा, या फिर इस मान लीजिए चांदी देखी होगी, या फिर कोई भी धातु जो आप लोगों ने देखी होगी, उनमें अपनी चमक होती है, यानी धातु जो होते हैं वो चमकदार होते हैं। ठीक है, यानी उसमें एक प्रकार की जो साइन है, साइनिंग होती है उनके अंदर। ठीक है, इसीलिए तो हम लोग धातुओं के आभूषण जो है वो पहनते हैं, क्योंकि उनमें एक अजीब सी एक अनोखी चमक होती है। फिर बात करें धातुओं में क्या पाई जाती है, कठोरता पाई जाती है। धातुएं क्या होती है, कठोर होती हैं। आप लोहे को देख लीजिए, ठीक है, आप किसी भी धातु को देख लीजिए, वो क्या होंगे, कठोर होंगे, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम। क्लियर है? उसके बाद कुछ अपवाद भी होते हैं। मैं बात करूं सोडियम की, लिथियम की या पोटेशियम की। किसकी बात करूं? अगर मैं बात करूं सोडियम की, लिथियम की या पोटेशियम की, तो ये मुलायम होते हैं और इनको चाकू से भी काट सकते हैं। तो ये प्रश्न हमेशा के लिए आता है कि आप ऐसी कौन सी धातु है जिनको जो है आप लोग किससे काट सकते हो, चाकू से भी काट सकते हो। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट में जो है वो लाइन लिख देता हूँ, लिखा हुआ है यहाँ पे, जो है इसको इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ। यहाँ से प्रश्न हमेशा आता है दोस्तों। सोडियम, लिथियम या पोटेशियम की बात करूँ तो अत्यधिक जो है मुलायम होती है। हालांकि ये धातुएं हैं, जबकि धातुओं का गुण कौन सा होता है, कठोरता होता है, यानी ठोस होती है ना, यानी सॉलिड स्टेज में जो है ये पाई जाती है, और इन्हें चाकू से भी काट लिया जाता है। अगर इनमें से कोई तीन ऑप्शन दे दे और चौथा ऑप्शन ऐसा कि जिनको चाकू से नहीं काटा जा सकता कोई और दे दे, तो आप लोग करके आ सकते हो। दूसरी बात, यहाँ पे सोडियम के बारे में एक और चीज इंपॉर्टेंट लिखी है, और ये भी क्वेश्चंस जो है कई बार आ चुका है, कि जो सोडियम होती है ये अत्यधिक क्या होती है, क्रियाशील होती है। यानी कि जैसे ही सोडियम को खुला अवस्था में आप लोग लेके आओगे, ये अपने आप में जो है एक बॉम्ब का काम करेगा और फटने लग जाएगा। जैसे आप लोग पानी के पास, अब क्या हुआ कि जब हम लोग कॉलेज में थे,
तो एक टीचर थे और टीचर लैब चलाते थे और उनके पास था सोडियम, जो सोडियम मेटल होता है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है। आपको पता है केरोसिन के बॉक्स में जो है वो उनको स्टोर करके रखते हैं। अब एक मेरे जैसा को अपराधी था, वो अपराधी एक सोडियम का टुकड़ा ले जाके जहां टॉयलेट करने जाते हैं वहां रख दिया। अब क्या पता उस भले मानस का जो काम था वो किसी को निपटाना था कि उसके साथ जो आता है ना जिसमें टॉयलेट हम लोग करते हैं वो बना हुआ रहता है, आपने देखा होगा, पूरा वो फटने लग गया। जैसे ही टीचर अंदर गया, टीचर तो भाई साहब बाहर आ गया और टीचर आज भी उस टॉयलेट में नहीं जाता है। तो ध्यान रखना ये बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है। इस कहानी को सुनाने का मकसद ये था कि आप लोग ध्यान रखो कि जो सोडियम होती है ये अत्यधिक क्रियाशील होती है। दूसरी बात, सोडियम को जो है वो केरोसिन में डुबा के रखते हैं, कहीं आप लोग जल में डुबा के रख दो, अरे जल में डुबा के रख दोगे तो आप लोग खुद ही डूब जाओगे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो मैंने मोटा मोटी चीज को समझा दिया है, आगे बात करते हैं भाई। रूप, अच्छा इसको भौतिक रूप भी आप लोग बोल सकते हो। तो भौतिक रूप, धातुएं जो है वो कमरे के ताप पे किस प्रकार की पाई जाती है? ठोस रूप में पाई जाती है। ठोस यानी कि कठोर पाई जाती है कमरे के ताप पे, है ना। बाकी तो हम लोग चाहें तो सोने को भी पिघला सकते हैं और लोहे को भी पिघला लेते हैं, लेकिन जब साधारण रूम टेम्परेचर पे अगर कोई धातु हम लोग देखते हैं तो वो क्या कैसी पाई जाएगी दोस्तों? वो ठोस रूप में या सॉलिड स्टेज में जो है वो पाई जाएगी। लेकिन एक उदाहरण यहाँ पे ध्यान रखना कि जो पारा या मरकरी होता है ये एक अपवाद है, उदाहरण नहीं है, अपवाद है। तो ये अपवाद ध्यान रखना है, जो पारा होता है या मरकरी होती है ये धातुएं जो है ये कमरे के ताप पर जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारा या फिर मरकरी कैसी अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला गुण बात करें तो अगला गुण आता है दोस्तों आधात वर्धनीयता। यह आधात वर्धनीयता क्या होती है सर? तो आधात वर्धनीयता यानी कि कुछ धातुओं को पीट पीट कर, यानी कि हथौड़े से पीट पीट कर जो है पतली चादर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसको आधात वर्धनीयता कहते हैं। अब टेम्पो की बॉडी देखी होगी आपने, तो टेम्पो होता है जिसमें सामान लोडिंग करते हैं, तो उसकी बॉडी बनाने के लिए हम लोग जो है टिन टिन का जो बनाते हैं उसको पीट पीट के तो लंबा करते हैं। या फिर आप लोग एल्यूमिनियम की कोई सीट देख लीजिए, उसको कैसे बनाते हैं, उसको भी पीट पीट के लंबा करते हैं, उसको गर्म करके, है ना। या फिर लोहे का कोई भी आइटम बनाते हैं तो उसको पीट पीट के ही क्या करते हैं, गर्म करते हैं और बड़ा बनाते हैं। आप लोगों ने टिन सेट देखा होगा, बहुत सारी चीजें, है ना। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट आ जाता है तन्यता। देखो मैंने पीपीटी में बहुत मेहनत की है आप लोगों के लिए, कितनी शानदार मैंने पीपीटी बनाई, जैसे कि छोटे बच्चों की नहीं होती क्या एनसीईआरटी में, लेकिन इनको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, है ना। इसको मैं, है ना, आज ही अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा दोस्तों, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा ऐसी ऐसी चीज़ें डालने का शौक है। अगर मैं इसको डालूंगा ना तो आप लोग पढ़ने में बहुत आपको मजा आएगा इसको, है ना। ठीक है, तन्यता की बात करता हूँ। धातुओं को खींच खींच कर तार के रूप में व्यक्त करना जो है वो तन्यता कहलाती है। आपको पता होना चाहिए जो सोना होता है ना, सोना, अगर 1 ग्राम सोने को खींचकर 2 किलोमीटर तक ले जा सकते हैं, 1 ग्राम सोने को। ठीक है, यानी इसका जो पतला तार बनाया जा सके, है ना, यानी धातुओं को खींच खींच कर अगर तार के रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, यानी कि उसमें जो तन्यता का गुण है वो पाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। चलिए, तन्यता क्या होती है, आधात वर्धनीयता क्या हो, हालांकि मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए दोनों के बारे में फिर से डिस्कस कर लेते हैं। जो आधात वर्धनीयता है इसका मतलब यह है कि किसी भी धातु को पीट पीट कर, किसी भी धातु को पीट पीट कर एक पतली चादर के रूप में जो है उसका निर्माण कर दे। और वहीं मैं बात करूं तन्यता की, तो वे धातुएं जिनको खींचकर तार के रूप में जो है मैं क्या कर सकता हूं, परिवर्तित कर सकता हूं। ठीक है, जैसे सोना। ठीक है, चलिए भाई। अच्छा, धातुएं जो है वो उष्मा की सुचालक भी होती है। कैसी? उष्मा की क्या होती है, धातुएं उष्मा की सुचालक होती है साधारणतः। लेकिन उदाहरण हम लोग अगर इसकी बात करें तो चांदी ले लो, तांबा ले लो, ये सब क्या होती है, उष्मा की सुचालक होती है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि कई बार जो है परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों, मैंने डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन उठाए हैं, मैंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया है। ऐसा नहीं है कि पूरी देखो कंपटीशन का मतलब ये होता है, आप लोग अगर ज्यादा जानकारी चाहिए, आपको अगर ज्यादा नॉलेज चाहिए तो मेरे से कभी पढ़ने आना अकेडमिक में। अगर आप लोग अकेडमिक में पढ़ने के लिए आओगे तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल आपको लिखा दूंगा, जिससे कि एक क्वेश्चन को जो है 5 पेज में भी आप लोग लिख सकते हो।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे ज्यादा डिटेल न देकर हम लोग सीधे सीधे प्रश्नों की बात करें, तो मेरे साथ जुड़ने का आपका ये सौभाग्य बना रहेगा कि आपके एक भी प्रश्न जो है मैं गलत होने नहीं दूंगा दोस्तों। मैं बात करता हूं अगर लेड की, या जिसको हम लोग पीबी भी बोलते हैं, या पारा की, तो ये विद्युत व उष्मा की क्या होती है दोस्तों, ये कुचालक होती है। विद्युत और उष्मा की कुचालक होती है। अच्छा, धातुएं जो है वो ध्वनिक भी होती है। ध्वनिक यानी कि उसमें जो है ध्वनि उत्पन्न होती है ना। धातुएं जो है कठोर सतह से जो है टकराने पर जो है वो ध्वनि उत्पन्न करती है, उसे ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने कई ऐसे जो है हम लोग क्या कहते हैं उसको, वाद्य यंत्र देखे होंगे, जो तबला वगैरह हो गया, है ना, या फिर हम लोग कहें कि जो गिटार वगैरह हो गया, या फिर जो इस प्रकार से बजाते हैं, रावण हत्ता वगैरह आपने राजस्थान में बजाते हैं, जंतर जो हो गया, ठीक है, या सारंगी हो गई। तो इनमें क्या होते हैं, इनमें एक तार लगाया होता है, ठीक है, और ये तार ही आवाज निकालता है। तो धातुएं जो है वो कठोर सतह से टकराकर जो है वो ध्वनि भी उत्पन्न करती है, तो ये भी एक इसका गुण है। फिर धातुओं में जो है घनत्व भी पाया जाता है, और इसका गलनांक भी कैसा होता है, उच्च होता है। धातुओं में क्या पाया जाता है, धातुओं में घनत्व पाया जाता है, घनत्व यानी जो स्थान को घेरने का गुण। ठीक है। फिर बात करें गलनांक की, तो गलनांक यानी गलना, किसी चीज को गलाना, तो इसका जो गलनांक होता है, अब जैसे सोने को गलाने जाएं और पानी को उबालने जाएं, तो पानी जो है वो जल्दी उबल जाएगा, लेकिन सोना एक सामान्यतः एक टेम्परेचर पे जाके उबलेगा। और वहीं किसी लोहे को भी उबालना चाहे तो लोहे भी, और उससे भी हाई हाई लेवल की जो बहुत सारी धातुएं होती है, वो हाई लेवल टेम्परेचर पे जो है वो गलती है। लेकिन बात करें हम लोग अपवाद में यहाँ पे, तो सोडियम और पोटेशियम होती है, उन धातुओं का घनत्व भी जो है वो क्या होता है, घनत्व भी कम होता है, और इसके साथ साथ गलनांक जो है वो भी कम होता है इसका। ठीक है, चलिए, तो आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ ईश्वर से। ठीक है, और ये भी बोलता हूँ कि ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे कि अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो आप, और चैनल को सब्सक्राइब भी करो, और लाइक भी कर दिया करो। लाइक नहीं करते हो आप तो, एक लाइक करना, एक लाइक से क्या है कि मेरा मोटिवेशन बहुत बढ़ता है। देखो, कुछ और बातें करते हैं। धातुओं के अधातुओं के भौतिक गुण, जिसमें धात्विक चमक, हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये चमकदार नहीं होती है ना, इसमें किसी प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखना, अपवाद, आयोडीन जो होता है ना, आयोडीन, ये एक अधातु है और चमकदार अधातु है, यानी इसमें जो है चमक पाई जाती है, यानी साइन जो है इसमें पाई जाती है। फिर भौतिक रूप की बात करूं तो धातुएं जो है वो सामान्यतः ठोस में और गैसीय अवस्था में पाई जाती है, जैसे अधातुएं सॉरी गैसीय और ठोसीय अवस्था में पाई जाती है, जैसे हीरा, ग्रेफाइट और ऑक्सीजन। ठीक है। अपवाद की बात करूं तो ब्रोमीन जो है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रोमीन जो है वो अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, ब्रोमीन। यानी कि हम लोग ये बोलें कि ये तीनों ही अवस्था में यहाँ पे हमें मिलती है। ठीक है, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, गैसीय अवस्था में ऑक्सीजन हो गया, ये भी अधातु है। कठोरता की मैं बात करूं, कठोरता की मैं अगर बात करूं, तो कठोरता में आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि सामान्यतः जो धातुएं होती है ये कैसी होती है, मुलायम प्रकृति की होती है ना, यानी कठोर नहीं होती है। लेकिन ग्रेफाइट की अगर मैं बात करूं, तो ग्रेफाइट जो है वो कठोर होती है। ठीक है, कैसे होती है, कठोर होती है। अपवाद की यहाँ पे बात करूं तो कार्बन का एक अपर रूप है हीरा, वो भी क्या होता है, कठोर होता है। ठीक है, ग्रेफाइट क्या होती है, ग्रेफाइट मुलायम होती है। ठीक है, बात करें आघात वर्धनीयता, अधातुएं सामान्यतः जो है आघात वर्धनीयता इसमें जो है नहीं पाई जाती, यानी इनको जो है वो पीटने पर जो है चादर का निर्माण नहीं होता, जैसे ग्रेफाइट को। ये क्या होती है, भंगुर होती है। भंगुर यानी कि किसी चीज को अगर बार बार अगर हम लोग अगर हथेली से ठोकेंगे तो टूट जाएगी बीच से। ठीक है, जैसा आप लोगों ने वो जो प्लास्टिक आता है आजकल टीवी वगैरह में, आप लोगों ने बहुत सारे प्लास्टिक देखे होंगे, वो प्लास्टिक किसी काम का नहीं आता है ना। उसको अगर हम लोग जो है वापस उपयोग में लेना चाहें, और आपको पता है जो कबड्डी वाला आता है ना मोहल्ले में, वो भी उसको नहीं लेता है। ठीक है, वो क्यों नहीं लेता है, क्योंकि वो क्या होता है, भंगुर होते हैं। भंगुर मतलब कि अगर उसको जो है वो जरा सा भी अगर खींचने का या फिर रूप बदलने का प्रयास करेंगे तो वो नहीं बदलेंगे। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर बात करें तन्यता, तो तन्यता भी इसमें नहीं पाई जाती है, जैसे ग्रेफाइट में। ठीक है, फिर बात करें जैसे उष्मा की जो है चालक, उष्मा का जो चालन है वो इनमें जो है वो साधारणतः कुचालक ये होती है। लेकिन ध्यान रखना, जो हीरा होता है ना, हीरा ये कैसा होता है,
कुचालक होता है। लेकिन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, विद्युत का या उष्मा का जो है सुचालक होता है। ठीक है, ध्यान रख लोगे। यानी अधातुएं सामान्यतः तो कुचालक होती है, इनमें किसी प्रकार का कोई चालन नहीं होता है जैसे हीरा। लेकिन जो अपवाद है वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो आपके विद्युत की जो है या उष्मा की जो है वो सुचालक होती है। ध्वनिक, इसमें किसी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है और घनत्व भी कम घेरता है, घनत्व भी नहीं पाया जाता है और गलनांक भी बहुत कम होता है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो क्या ऑक्सीजन में कोई घनत्व पाया जाता है क्या, नहीं पाया जाता। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे अंतर हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं, धातु और अधातु के अंतर देख लेते हैं दोस्तों। चलिए भाई, सबसे पहले मैं बात करूं धातु की, तो इसमें धात्विक जो गुण है वो धातु की तरह चमकदार होते, धातु जो है वो सतह इसकी चमकदार होती है, जैसे सोना मान लीजिए, अधातु की चमकीली नहीं होती है। लेकिन आयोडीन क्या है, आयोडीन एक अधातु है जो कि चमकीला होता है। फिर बात करें कठोरता की, तो धातुएं सामान्यतः कठोर होती है, लेकिन ये कैसी होती है, कोमल होती है। ठीक है, फिर बात करूं मैं, हाँ, और लेकिन यहाँ पे हीरे का ध्यान रखना, हीरा जो है आपके हीरा, ये कैसा होता है, कठोर होता है। ठीक है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा, लेकिन फिर भी क्या है, अधातु है। जबकि हम लोगों ने क्या बोला कि अधातु कैसी होती है, नरम होती है। ठीक है, अगर मैं इसकी भौतिक रूप की बात करूं तो धातुएं जो है कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में रहती है, लेकिन मरकरी या पारा जो है वो कैसा रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। फिर बात करें अधातु की, जो ठोस और गैसीय अवस्था में पाई जाती है। लेकिन एक कौन सा, ब्रोमीन, ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, फिर हम लोग बात करें आघात वर्ध्यता की, तो आघात वर्ध्यता से आपको ये पता होना चाहिए कि इसको पीट कर जो है पतली चादर के रूप में कर सकते हैं किसको, धातु को, लेकिन इसको नहीं कर सकते। ये कैसी होती है, भंगुर होती है। ठीक है, ये पता आपको होना चाहिए। फिर हम लोगों ने दो तीन बातें और की, भाई जो तन्यता, धातु की जो है पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है, लेकिन अधातुएं तन्य नहीं होती है। विद्युत की और उष्मा की चालक, तो सामान्यतः जो है विद्युत और उष्मा की चालक होती है। लेकिन बात करें सीसा और मरकरी, ठीक है, सीसा यानी कि जो लेड है और मरकरी जो है ये उष्मा की कैसी होती है, कुचालक होती है। लेकिन मैं बात करूं सामान्यतः अधातुओं की, तो ये कैसी होती है, कुचालक होती है। लेकिन ग्रेफाइट कैसी होती है, सुचालक होती है। घनत्व की अगर मैं बात करूं तो सामान्यतः अधिक घनत्व वो उच्च गलनांक जो है इनका होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो सोडियम और पोटेशियम है, यानी Na और K है, आपका K जिसको डिनोट करते हैं पोटेशियम से, ठीक है, तो इसका जो गलनांक होता है ये कम होता है। सामान्यतः जो अधातुएं होती है उनका घनत्व भी कम होता है और गलनांक भी कम होता है। ध्वनिक, ध्वनिक मतलब कि जो ध्वनि पैदा करने वाले जो धातुएं होती है वो ध्वनि पैदा करती है, और अधातुएं होती है वो क्या करती है, ध्वनिक नहीं होती है। ठीक है, अब धातुओं के हम लोग रासायनिक गुणधर्म की बात करते हैं। चलिए, तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब मुझे थोड़ा सा इसको बड़ा भी करना होगा शायद, क्योंकि यहाँ से आपको दिखेगा भी नहीं है ना, तो थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर ही देता हूँ। अब आपको दिखेगा, कट तो नहीं रहा ना। चलो बात करते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। सबसे पहले हम लोग अगर वायु से इसकी अभिक्रिया कराएं, यानी धातुएं जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जो है धातु ऑक्साइड बनाती है। जैसे धातु के साथ ऑक्सीजन की मैं अभिक्रिया कराऊं तो क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे कॉपर है, कॉपर की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवा रहा हूं तो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है ना, जो कि ब्लैक कलर का होगा। ठीक है, फिर बात करता हूँ एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम को अगर मैं O2 से अभिक्रिया करता हूँ तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है Al2O3। जैसे मैं मैग्नीशियम की अभिक्रिया करता हूँ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो धातुएं जो है ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरीके से अभिक्रिया दिखाती है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, जो सोडियम है और पोटेशियम है ये वायु में आकस्मिक जो है आग पकड़ लेती है, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन के तेल में रखते हैं। ठीक है, यानी धातु जो है ऑक्सीजन से अगर क्रिया करेगी, कौन सी, सोडियम और पोटेशियम, है ना, ये तो मैंने भी बताया, इसलिए इसको कैसे क्या करते हैं, केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। फिर बात करें हम लोग मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और पीबी यानी लेड, ये वायु के साथ या ऑक्सीजन के साथ जो है धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं, और इन धातुओं पर जो है ऑक्साइड की क्या छट जाती है, परत छट जाती है। तो इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों,
बात करता हूँ फेरस की। तो फेरस जो है यानी आयरन जो है, ये वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होते हैं। यानी वायु में अगर इसको जलाएंगे तो क्या नहीं होते, प्रज्वलित नहीं होंगे, लेकिन क्या होंगे, ज्वाला में लोहा चूर्ण डालने पर तेजी से जलने लगेंगे। अगर आग में जो है लोहे का चूर्ण जो होता है, लोहा चूर्ण जिसको बोलते हैं, अगर वो डालेंगे तो क्या हो जाएगा, तेजी से ये जलने लग जाएगा, लेकिन क्या होंगे, ये वायु में प्रज्वलित नहीं होंगे। आपका Cu है, कॉपर है, ये भी जो है प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन उस पर जो है काले रंग का कॉपर ऑक्साइड की जो है वो परत छट जाती है, यानी ये भी कहीं ना कहीं अभिक्रिया तो करता है। फिर बात करता हूँ Ag या फिर चांदी की, ठीक है, सिल्वर, या फिर हम लोग बात करें सोने की, तो ये जो है ऑक्सीजन के साथ जो है अभिक्रिया नहीं करते हैं। यानी आपका चांदी और सोना जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते, इसलिए हम लोग ज्यादातर जो गहने पहनते हैं वो किसके पहनते हैं, किसके पहनते हैं, सोने चांदी के पहनते हैं, क्योंकि इन पे कोई जंग वंग लगती है नहीं। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, वे धातु ऑक्साइड जो कि अम्ल और क्षार दोनों से सॉरी क्रिया करते हैं। पिछली कक्षा में भी हम लोगों ने पढ़ा था, अगर वो क्लास नहीं देखी हो तो जाके देखना। तो दोनों से अभिक्रिया करते हैं उन्हें, और लवण और जल जो है वो उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या करते हैं, कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है। जैसे उदाहरण, जैसे हम लोग बात करें AlO3, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो इसका जो है HCl से हम लोग क्रिया करवाएंगे तो हमारे पास जो है वो क्या बनेगा, जल बनेगा, और क्या बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। बात करें एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, अगर हम लोग 2NaOH से, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अगर क्रिया करवाते हैं तो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है और जल बनता है, ठीक है। फिर बात करते हैं जल के साथ अभिक्रिया, तो जल के साथ धातुएं अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है और क्या निकालती है, हाइड्रोजन यानी H+ आयन देती है, ठीक है। धातु ऑक्साइड को अगर जल से हम लोग अभिक्रिया करवाएंगे तो धातु हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये देखो एक शानदार डायग्राम आपके लिए मैं लेके आया हूँ ढूंढ के किताब में से। ठंडे जल के साथ जो है वो धातु क्या कैसी होती है, क्रियाशील होती है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, है ना, ठीक है। बात करें केवल भाप के साथ क्रियाशील होने वाली कौन कौन सी है, एल्यूमिनियम है, फेरस है, जिंक है, ठीक है। जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करने वाली लेड है, कॉपर है ना, सोना है, चांदी है, ठीक है। बात करें गर्म जल के साथ कोई क्रियाशील जो है वो धातुएं होती है, वो है मैग्नीशियम, और कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है ये आपके जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले जो है धातु के साथ क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, और ये चिपकने के कारण जो है आपको पता है ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन तो हल्की होती है। तो धातुओं के साथ विभिन्न प्रकार की बातें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। जैसे हम लोग उदाहरण भी यहाँ पे देते हैं, सोडियम के साथ जल की क्रिया करवाएंगे तो यहाँ पे NaOH बनेगा, ठीक है, और H गैस जो है वो रिलीज होगी, उष्मा यहाँ पे बनेगी, ठीक है। उसी प्रकार से ये कुछ अभिक्रियाएं हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, ठीक है दोस्तों। ये अभिक्रिया का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ले लिया होगा आप लोगों ने, बाकी हर एक चीज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अच्छा, धातुओं की अगर हम लोग तनु अम्ल से, है ना, तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, धातु और तनु अम्ल ये लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। जैसे फेरस की जो अभिक्रिया है वो हम लोग 2HCl से करते हैं, ठीक है, तनु HCl से हम लोग अगर करते हैं तो क्या बनेगा, फेरस क्लोराइड, और आपके पास जो है हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज होगी, ठीक है। फिर बात करें हम लोग यहाँ पे मैग्नीशियम की HCl से भी क्रिया, मैग्नीशियम की, पेन क्यों नहीं चल रहा भाई, कभी कभी क्या पेन भी आपकी तरह नटखट हो जाता है, जैसे आप लोग वीडियो को बीच बीच में छोड़ के चले जाते हैं ना, इसी प्रकार से, उसी प्रकार, ठीक है। तो बात करें दोस्तों मैग्नीशियम की, अगर हम लोग HCl से अभिक्रिया कराएंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो बनेगा। जिंक की अभिक्रिया अगर हम लोग HCl से कराएंगे तो आपके जिंक क्लोराइड बनेगा, और एल्यूमिनियम की अगर हम लोग कराते हैं तो एल्यूमिनियम क्लोराइड। देखो आपकी गलती नहीं है इसमें, ये थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, तो समझोगे तभी जो है मजा आएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना कॉपर, आर्गन आपके और पारा, इनके साथ जो है आर्गन नहीं है, Ag है, आरओन जो आपके सोना है, ठीक है। तनु जो है वो अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया कौन कौन से नहीं करते, Cu, Ag और Hg, ठीक है। फिर बात करें धातुओं की, अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया अगर हम लोग करते हैं तो धातु और लवण विलयन की करते हैं, तो लवण विलयन क और धातु जो है वो अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने कम क्रियाशील धातुओं के साथ उनके यौगिक के विलयन में विस्थापित हो जाती है।
ये धातुओं को सक्रियता श्रेणी के आधार पे। अब सक्रियता श्रेणी क्या होती है थोड़ा सा समझो कि वह सूची जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में जो है व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, तो ये अवरोही क्रम है, इसमें सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सी है, जैसे कि हम लोगों ने बात की कि पोटेशियम है, फिर सोडियम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सबसे कम क्रियाशील और सबसे अधिक क्रियाशील। तो सबसे कम क्रियाशील कौन सी है, Au। ठीक है, फिर हम बात करें धातुओं की, अगर अधातुओं के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूरा करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। धातुओं के अधातुओं के साथ अभिक्रिया, धातु की जो है परमाणु अपने संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं। क्या बनेंगे, धनायन बनेंगे। अधातु के परमाणु जो है संयोजकता कोष से जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं। अधातु के जो परमाणु है वो संयोजकता कोष से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और ऋणायन बनाएंगे। जैसे NaCl का निर्माण कैसे होता है, तो NaCl आपको पता है इसकी जो संयोजकता होती है वो 281। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना, जो सोडियम है इसको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे त्यागना पड़ेगा और ये क्या बन जाएगा, धनायन बन जाएगा। भाई कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर कोई त्यागेगा तो क्या बनेगा, धनायन बनेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे आपको क्लोरीन है, क्लोरीन भी क्या कर रहा है, यहाँ पे क्लोरीन अपने आप में ऋणायन बन रहा है। तो ऋणायन बन रहा है तो ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। भाई इसके पास 2 8 और 7 है यहाँ पे, तो एक यहाँ पे एक की जगह है इसके पास, तो एक की जगह है तो क्या करेगा, एक जो है वो आपके इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे NaCl का निर्माण इसी प्रकार से हो जाएगा कि ये सोडियम से क्या ले लेगा, एक ले लेगा और आपको सोडियम जो है वो इसको एक दे देगा। तो जो आपको पता है क्लोरीन पे क्या होगा, ऋणात्मक बन जाएगा क्लोरीन, और सोडियम कैसा हो जाएगा, धनायन। जबकि सोडियम जो है उसके पास एक एक्स्ट्रा पड़ा है इलेक्ट्रॉन, तो एक्स्ट्रा पड़ा हो रहेगा तो क्या करेगा, क्लोरीन को दे देगा और अपना क्या बना लेगा, अपना जो है वो अणु जो है निर्माण कर लेगा NaCl का। ठीक है, अब ये आयनिक यौगिक बचा है जिसको हम लोग कल अपनी कक्षा में करेंगे। हालांकि ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं रहा है, लेकिन हम लोग जो है धातुओं की जो है प्राप्ति वगैरह और ये इंपॉर्टेंट चीज़ें कल की कक्षा में पढ़ेंगे। तो आप लोग जुड़ना न भूलिएगा मेरे साथ 6 बजे कल। ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए राम राम सा शुभ दिन दोस्तों।